नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नेपाल में स्थिति अब भी काफी ज्यादा खराब है। नेपाल में जब रातों रात सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए, तब नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन का नाम दिया गया जेन ज़ी आंदोलन। क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले, ऐसा कहा जा रहा है कि ज्यादातर जेन ज़ी है। प्रोटेस्ट के कारण रातों रात सरकार तक गिर गई। तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से नेपाल इस विवाद में जल रहा है। हर जगह पर तोड़फोड़, आगजनी, कई लोगों की जान चली गई और अब सरकार गिर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब खबर आई है कि उन्होंने अपने पार्टी के महासचिव को एक पत्र लिखा। उस पत्र में जेन ज़ी के लिए उन्होंने कई अपील तो की, लेकिन भारत पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अगर रिश्ते सही होते, अगर वो भारत के खिलाफ बयान नहीं देते, तो आज उन्हें अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी पड़ती। बता दें कि नेपाल में कई समय से विवाद चल रहा है भारत के साथ, खास तौर पर लिपू लेक को लेकर हो। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन जाते जाते भारत पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया और कहा कि मैं भारत पर तीखा हमला करने के कारण मुझे सत्ता से बाहर होना पड़ा है। बता दें कि केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी के महासचिव को पत्र भेजा। उन्होंने भारत के खिलाफ बातें कही, उन्होंने लिपू लेक का जिक्र किया, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, उसके वजह से ये नतीजा रहा है। मतलब अपना देश आप संभाल नहीं पाए, आप दूसरों को इसका आरोपी ठहरा रहे हो। अपने बयान में केपी शर्मा ओली ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उन्होंने भारत की बात मान ली होती तो उनकी सरकार कई सालों तक चलती। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसीलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने नेपाल का नया नक्शा संयुक्त राष्ट्र में भेजा था, जिसमें भारत के साथ सीमा विवाद वाले क्षेत्र लिपू लेक और कालापानी लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा शांति के पक्ष में रहा हूं क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से हिंसा की क्रूरता को सहा है। गृह मंत्री रहते हुए भी मैंने राज्य की हिंसा का विरोध किया और अहिंसा का पक्ष लिया। यह दिखाता है कि शांति के प्रति उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। अयोध्या और भगवान राम पर उनके रुख की वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या में राम के जन्म का विरोध करने के कारण अपनी सत्ता खो दी। अभी नेपाली सेना की सुरक्षा में शिवपुरी बैरक में रुके हैं। तो ये केपी ओली शर्मा का बयान है। उन्होंने अपने महासचिव को पत्र लिखकर ये जानकारी दी, लेकिन इस स्थिति में, इस परिस्थिति में उन्होंने ये कहा कि अगर मैं भारत से दुश्मनी नहीं लेता तो शायद आज मैं सत्ता पे रहता, आज ये सत्ता नहीं गिरती। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब केपी ओली ने इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिससे भारत के खिलाफ उनकी मंशा साफ कई बार देखी जा सकती थी। अब उनका ये जो बयान सामने आया है उसमें आपको बता दें कि उन्होंने अयोध्या का जिक्र क्यों किया। अपने एक विवादित बयान में उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया था। वो आपको बताते हैं कि वो विवादित बयान था क्या। उन्होंने साल 2020 में केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम थे। उन्होंने तब विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे और भगवान राम का राज्य अयोध्या नेपाल में बीरंगज के पश्चिम में स्थित है और भारत ने एक विवादित अयोध्या का निर्माण किया है। अब तब उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इस तरीके का बयान दिया था और उसके बाद इसको लेकर विद्रोह भी हुआ था, विद्रोह भी देखने को मिला था, जिसके बाद केपी ओली ने कहा कि उन्होंने इस तरीके से जहां भारत के आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, इसी वजह से आज वो सत्ता में नहीं है। अपने पत्र में ओली ने सीधे तौर पर
कहा है कि उन्होंने एक नक्शा यूएन को भेजा था जिसमें भारत के साथ सीमा विवाद वाले क्षेत्र को भी रखा गया था, जिसके बाद मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता भारत और नेपाल के बीच साफ तौर पर देखी जा सकती है। ओली ने बताया था कि उन्हें अब कुछ समय पहले उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया था। उन्होंने बताया था कि जेल में जिस तरह से उनके साथ यातनाएं दी गई उसका नतीजा ये हुआ कि वे कभी पिता नहीं बन पाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हमेशा शांति के पक्ष में रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हिंसा और क्रूरता झेली है, जिसके बाद वो ये नहीं चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने पत्र के अंत में ये भी लिखा कि जिद्दी प्रवृत्ति का भी जिक्र किया है अपने, और कहा कि इसी स्वभाव ने उन्हें राजनीतिक संघर्षों से लड़ने और नेपाल की संप्रभुता की रक्षा करने में मदद की। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हमेशा नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को बचाना रहा है, ना कि सत्ता में बने रहना है। और ऐसे में उन्होंने लगातार अब जो है जेन-ज़ी को समझाने की भी कोशिश की और इसके साथ ही उन्हें संयम बरतने के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल में जो हुआ वो आपने देखा, हमने देखा। नेपाल धधक रहा है, अभी यह आग बुझा नहीं है, लगातार मांग की जा रही है। तस्वीरें हमने देखी, कई संपत्तियां जला दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया गया, संसद में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, चोरी लूटपाट तमाम चीजें की गई। और अब कहा जा रहा है कि नेपाल में स्थिति अब नियंत्रण में है, क्योंकि अब शायद नेपाल को उनके प्रधानमंत्री मिल जाए और इसी को लेकर भी एक नई मांग नेपाल में उठ रही है। अपने पत्र में आपको बताते कि ओली ने जेन-ज़ी से भी एक अपील की है। जेन-ज़ी से उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जेन-ज़ी से अपील करता हूं कि इस आंदोलन की आड़ में रचे जा रहे सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के षड्यंत्र को समझे। उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी कि उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है और संविधान को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, और इससे उन्होंने बचने को भी कहा है। फिलहाल अगर नेपाल की परिस्थिति की बात की जाए तो काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने नेपाल के मौजूदा हालात पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने जेन-ज़ी और सभी नेपाली नागरिकों से धैर्य रखने की अपील की है। इसके साथ ही बालन ने ट्वीट में सुझाव भी दिया कि मौजूदा जो संकट को सुलझाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए, जिसका एकमात्र काम देश में नए चुनाव कराना हो। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम सरकार देश को एक नया जनादेश देगी होती। तो ऐसे में सवाल यह है कि बयानबाजी आप अपने देश में करें, गलत बयान आप दे, अनगल बयान आप दे, बिना सोचे समझे बयान आप दे, भारत के खिलाफ बयान आप दे, और अब जब आपके देश में कुछ हो रहा है जिसे आप नहीं संभाल पाए, उसका ठिकरा भी आप भारत पर मढ़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। और इसके साथ ही आप सुशीला कार्की के नेतृत्व में ये तमाम चीजें करने की भी अपील की है। मेयर शाह ने जेन-ज़ी के इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम चुनावी सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने जेन-ज़ी की समझ, ज्ञान और एकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। युवा नेताओं से धैर्य रखने की लगातार अपील की जा रही है जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है फिलहाल। लेकिन यहां पर ओली ने जिस तरीके से भारत का जिक्र किया, भारत पर आरोप लगाया और सीधे तौर पर यह अपने पत्र में कहा कि भारत के खिलाफ अगर वो आवाज नहीं उठाते तो शायद आज स्थिति कुछ अलग